So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with a new chapter, that is home nursing. A nurse is a person trained to care for the sick and infirm person. Nurse एक trained person है जिसे ट्रेनिंग दी गई है कि वो sick और infirm लोगों की care कर सके. Infirm persons are the persons who are weak or ill or usually very old in age. When nursing care is provided at home, it is called home nursing. और जब nursing care को घर पे provide किया जाता है उसे हम home nursing बोलते हैं. Now characteristics of a good nurse. A good nurse should be honest and truthful. हमेशा ये जो good nurse होती है वो honest और truthful होती है. वो हमेशा अपने patient का ध्यान रखती है पूरी understanding और compassion के साथ. वो बहुत ही cheerful और gentle nurse जो होती है वो हमेशा patient के लिए discomfort और pain को कम करने की कोशिश करती है. A good nurse should observe self-discipline and obey the orders of doctor without arguing. एक good nurse को हमेशा doctors के instructions को follow करना चाहिए without argument. And a good nurse should observe the minutest detail of patient's condition. पेशेंट की छोटी से छोटी डिटेल के बारे में नर्स को मालूम होना चाहिए और वो उसे और जो गुड नर्स होती है वो हमेशा इरिटेबल पेशेंट्स के साथ भी बहुत ही अच्छे से विद अ टैक्ट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बिहेव करती है. नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ नर्स? द ड्यूटीज ऑफ अ नर्स आर कि वो हमेशा पेशेंट की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं जैसे नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मेडिकल हिस्ट्री, इन सबको अपने पास डिटेल करके रखे. एक प्रॉपर अकाउंट बनाए पेशेंट की क्या कंडीशन है. जो पेशेंट का सिक रूम है उसका केयर करना इज़ द ड्यूटी ऑफ द नर्स. टू क्लीन एंड फीड द पेशेंट, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें साफ रखना और उनके क्लोथ्स और बेडशीट को साफ रखना. रेगुलरली उनका पल्स रेट और टेम्परेचर को चेक करना, उनके सैम्पल्स को कलेक्ट करना टेस्टिंग के लिए, उनके वुंड्स की ड्रेसिंग करना और उन्हें दवाइयाँ देना. नाउ अ सिक रूम शुड बी अवे फ्रॉम ऑल नॉइज एंड डिस्टर्बेंस. एक सिक रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है. सो दैट रूम, उस रूम को हमेशा किसी नॉइज या डिस्टर्बेंस से दूर रखा जाता है. इट शुड हैव अ बाथरूम एंड टॉयलेट क्लोज बाय. एक सिक रूम में बाथरूम और टॉयलेट बहुत ही पास होना चाहिए. वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. उसमें वहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हीटिंग और कूलिंग इक्विपमेंट सिक रूम में प्रेजेंट होने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट. और अगर सनलाइट और क्लीन एयर विंडो से अवेलेबल है देन इट इज़ वेरी बेटर फॉर द पेशेंट. नाउ व्हाट आर द नेसेसरी आइटम्स फॉर सिक रूम? नेसेसरी आइटम्स फॉर सिक रूम आर कि सिक रूम में एक प्रॉपर बेड होना चाहिए, एक स्मॉल टेबल एंड 2 चेयर्स होनी चाहिए, एक स्टूल होना चाहिए, वॉश बेसिन होना चाहिए, मग, सोप एंड बकेट, डस्टबिन, towel and curtains, newspaper and television. So these are the necessary items that should be present in a sick room. Now, how to clean a sick room? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम सिक रूम को साफ करते हैं. दैट वी हैव टू क्लीन द रूम विदाउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट. जो लाइट फर्नीचर है वो हमें साफ करने से पहले ही मूव करना है उसे बहुत हल्के से. और जो भी हम डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, अपने क्लीनिंग सॉल्यूशन डालते हैं, वो बहुत ही वीक सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि उसकी स्मेल पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना पहुँचाए. जो डस्टिंग है वो हमेशा डैम्प क्लोथ से करनी चाहिए, एक गीले कपड़े से करनी चाहिए. अदरवाइज जो डस्टिंग जो डस्ट होती है अगर वो पेशेंट के पास आएगी सो उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होगा. एंड द फ्लोर शुड बी क्लीन केयरफुली सो दैट डस्ट डज नॉट राइज. Flowers should be removed from the vases at night and we have to arrange fresh flowers in the morning. Now recording pulse, respiration and temperature. पल्स जो होती है वो हार्ट बीट होती है और उसे मोस्टली रिस्ट के रेडिकल पॉइंट पर फेल्ट किया जाता है. जो एवरेज पल्स रेट होता है नॉर्मल पर्सन का दैट इज़ 22 बीट्स पर मिनट. इन्फेंट्स में पल्स रेट 100 to 140 बीट्स पर मिनट होता है और इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट इज़ 90 to 100 बीट्स पर मिनट. रेस्पिरेशन, एक बार जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं. नाउ वेरियस एजेस में रेस्पिरेशन रेट इन्फेंट्स में 30 to 40 पर मिनट होता है, चिल्ड्रंस में 24 to 28 पर मिनट एंड इन अडल्ट्स इट इज़ 15 to 20 पर मिनट. बॉडी टेम्परेचर, जो एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट को हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं बाय द फॉर्मूला. डिग्री फ़ारेनहाइट, जितनी भी हमारी फ़ारेनहाइट की डिग्री होती हैं उसमें से 32 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/9 तो हमारा सेंटीग्रेड का फॉर्मूला आ जाता है और सेल्सियस का. नाउ हाउ डू वी टेक टेम्परेचर? We have to place the bulb of the thermometer gently under the armpit or beneath the tongue or in the groin of the patient for 2 minutes. So the time is necessary that we have to keep the thermometer in our mouth or besides our armpit for 2 minutes at least. Now
Observation of the sick. Important points to be observed in a patient for proper treatment are, जब भी हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस ध्यान में रखनी होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट. उसकी स्किन का क्या कलर है, क्या वहाँ पे रैशेज हैं, स्वेलिंग है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अपीयरेंस में. टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस करा है कि टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन दिन में कम से कम 2 या 4 बार चेक करना चाहिए एज इंस्ट्रक्टेड बाय द डॉक्टर. स्टूल्स, जो कि फेशीज पास होता है बॉडी से, उसमें अगर कुछ अनयूजुअल मटेरियल प्रेजेंट है सो उसकी हमें इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देनी है एंड वी हैव टू प्रिजर्व अ सैम्पल फॉर द सेम. यूरिन में हमें अच्छे तरीके से उसको टेस्ट करना है फॉर द सैम्पलिंग. अगर उसमें कोई अनयूजुअल अकरेंस होती है, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, कलर अबनॉर्मलिटीज़ एंड अदर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. कफ एंड सेप्टम में अगर अमाउंट, कलर, कफ्ड आउट और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कफिंग करने में सो उसकी सैम्पलिंग भी हमें प्रिजर्व करनी है फॉर द टेस्टिंग. सिमिलरली वॉमिट, कि कब वॉमिट हो रही है, फूड खाने के बाद हो रही है, खाने से पहले हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी से हो रही है, क्या वॉमिट में ब्लड तो नहीं है, एंड वी हैव टू प्रिजर्व द सैम्पलिंग फॉर द सेम फॉर टेस्टिंग. Now, feeding a patient. Important precautions to be taken while feeding a patient with liquid diet are. जब हम अपने पेशेंट को लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. दैट इज़ द माउथ ऑफ द पेशेंट शुड बी जेंटली वॉश्ड एंड वाइप क्लीन. दिस इज़ द बेसिक थिंग. लिक्विड्स को हमें कप और ग्लास में देना है. अगर स्ट्रॉ की ज़रूरत है तो वी हैव टू अरेंज वन. एंड अगर हो सके तो हमें पेशेंट के लिए फीडिंग कप या फीडर यूज़ करना चाहिए. एक क्लीन नैपकिन होना चाहिए पेशेंट के माउथ के नीचे. जो लेफ़्ट आर्म है उसके थ्रू हमें पेशेंट के हेड के पीछे पिलो लगाना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो उठने में. जो लिक्विड होता है उसका फ्लो हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि एक साथ पूरा लिक्विड उनके मुंह में एक साथ ना जाए. वी हैव टू गिव 1 माउथफुल एट 1 टाइम. ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं दे सकते, अदरवाइज दैट वुड बी डिसकम्फर्टेबल फॉर द पेशेंट. एंड फीडिंग कैन बी डन विद अ टी स्पून ईजली. जो माउथ है खाना खाने के बाद वो हमें ठीक से साफ़ करना चाहिए पेशेंट्स का. नाउ जब हम अपने पेशेंट को सॉलिड फूड डाइट देते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए. दैट वी हैव टू सर्व फूड प्रॉपरली ऑन अ साइड टेबल. वी हैव टू सर्व 1 डिश एट 1 टाइम. एक डिश को एक साथ सर्व करें. सर्व द फूड हॉट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. हमेशा गर्म खाना दीजिए. अगर गर्म खाने के लिए मना है तो आप ठंडा दीजिए. फूड को हमें पहले ही प्लेट में रख कर देना है, उनके सामने नहीं रखना है. वी हैव टू फीड द पेशेंट विद अ स्पून एंड वी हैव टू रिमूव द प्लेट एज सून एज फूड इज फिनिश्ड एंड देन आफ्टर द ईटिंग वी हैव टू क्लीन द माउथ ऑफ द पेशेंट. Now, precautions while administering liquid medicines. मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम अपने पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो तब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए. वी हैव टू read that also. So check the label of the medicine with the prescription and read the instructions carefully. किसी भी दवाई को देते हुए सबसे पहले हमें दवाई का लेबल देखना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहिए. अगर कोई लिक्विड मेडिसिन है तो हमें उसे अच्छे से पहले शेक करना चाहिए क्योंकि कई बार उसमें जो कंटेंट होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. सो वी हैव टू शेक द लिक्विड मेडिसिन वेल बिफोर सर्विंग इट टू द पेशेंट एंड देन हमेशा एक्यूरेट डोसेज को हमें मेडिकल ग्लास में डालना है और उस कैप जो होती है मेडिकल कप की उसे हमेशा इमीडिएटली हमें रिप्लेस कर देना चाहिए. ब्रिंग द मेडिसिन ऑन अ ट्रे विद अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्पून इन केस ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्स डाइल्यूशन. हमेशा जो मेडिसिन होती है उसे हमें एक ट्रे में देना चाहिए विद अ ग्लास ऑफ वाटर और अगर पानी की ज़रूरत है और चम्मच की ज़रूरत है डाइल्यूशन के लिए तो वो भी हमें रखना चाहिए. इफ़ द मेडिसिन हैज़ अ बिटर टेस्ट गिव द पेशेंट सम स्वीट ड्रिंक. अगर जो दवाई है वो ज़्यादा ही कड़वी है तो हमेशा पेशेंट को कुछ स्वीट ड्रिंक दीजिए बट नेवर टू अ डायबिटिक पर्सन. देन वी हैव टू पुट द मेडिसिन बॉटल एट इट राइट प्लेस. कभी भी बची हुई दवाई को हमें वापस उसमें नहीं डालना चाहिए मेडिसिन बॉटल में, उसको डस्टबिन में डालकर थ्रो कर देना चाहिए. नाउ आगे हमें यहाँ पे कुछ लेटिन एब्रीवेशंस दे रखी हैं. सो एब्रीवेशंस में क्या दे रखा है कि सबसे पहले AC इज़ एंटी साइबम बिफोर मील्स. AQ मीन्स एक्वा वाटर. BIS इज़ ट्वाइस. BID इज़ ट्वाइस डेली. सो दीज आर द लेटिन एब्रीवेशंस जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस में यूज़ की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू. सो आप इनको बस एक बार पढ़ लीजिए. यू हैव टू जस्ट
सी इट एंड रिमेंबर इट, क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए सो वी आर नॉट ब्लैंक अबाउट इट. So I hope you're able to understand it. The further topics of precautions, fever, infection and disease we will be covering in next video. So thank you so much for watching this video.